अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी वीडियो बेसिकली 3 क्राइटेरियाज़ को कवर करेगी। सबसे पहले तो हम इस चीज़ का जवाब देंगे कि हाउ टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स। देन वी विल डिस्कस हाउ टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन इन करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स। होता क्या है कि एस्पिरेंट्स जब पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सवाल आया है कश्मीर इशू पे या एफएटीएफ पे या कोई टैक्स रिलेटेड इशू पे आया है कोई सवाल, तो क्या होता है कि आपको उसके बारे में डेटा तो होता है आपके पास, ज़ाहिर आपने तैयारी की होती है, आप फटाफट उस पर लिख देते हैं जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो ऑब्वियसली वो आपकी जो उम्मीदें होती हैं उस पर पूरा नहीं उतर रहा होता, जो आपकी तवक्कात होती हैं उस पर पूरा नहीं उतर रहा होता। वो क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को ठीक से समझा नहीं है। आपने अक्सर पास्ट पेपर एनालिसिस करते हुए आपने इस तरह के वर्ड्स देखे होंगे, एनालाइज, क्रिटिकली इवेल्युएट, डिस्कस, कमेंट, सजेस्ट, इलेबोरेट। ये सब आपको एग्जामिनर की तरफ इशारा इशारा होते हैं कि आपने उस सवाल को किस तरीके से टेक्निकली ट्रीट करना है, ठीक है। और अगर आप एग्जामिनर के इस इशारे को समझ गए जो उसने क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया है, तो डेट्स मीन कि आप टेक्निकल ट्रीटमेंट करने में कामयाब हो गए सवाल के, और फिर आपके हाईएस्ट मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता अगर अल्लाह चाहे तो। और सवाल का ठीक से टेक्निकल ट्रीटमेंट कर पाना ही इन तीनों सवालों का जवाब है जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि टेक्निकल ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। वो किया जाता है बाय अंडरस्टैंडिंग द कमांड वर्ड्स, की वर्ड्स गिवन बाय द एग्जामिनर। होता ये है कि हर सवाल में, हर पेपर में एग्जामिनर ने आपको कुछ हिंट दिए होते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर, और आपने उसी के मुताबिक सवाल को टैकल करना होता है। और जो उस हिंट को समझ जाए, डेट्स मीन कि वो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करेगा, और जो ना समझ पाए, वो नॉलेज होने के बावजूद उसके ऑब्वियसली उतने मार्क्स नहीं आएंगे जितने उसने एक्सपेक्ट कर रखे होंगे। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर के पेपर में एग्जामिनर आपसे सिर्फ 2 चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कि आपने सवाल के जवाब में नॉलेज का मुजाहरा किया हो और उसकी टेक्निकल ट्रीटमेंट आपने बहुत अच्छे से की हो। अगर आप खाली नॉलेज ही झाड़ आएंगे और उसका टेक्निकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज बेकार है। अगर आप खाली टेक्निकल ट्रीटमेंट करेंगे, नॉलेज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली टेक्निकल ट्रीटमेंट भी बेकार है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ स्लाइड में कि टेक्निकल ट्रीटमेंट है क्या और किया कैसे जाता है। अब मैं आपको बताऊँगी वन बाय वन कमांड वर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, और ये भी बताऊँगी कि उनको किस तरह से टैकल करना है। इंडिविजुअली मैं आपको सारा बताती जाऊंगी, और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो कमांड वर्ड्स और कीवर्ड्स की जो डॉक्यूमेंट है, ये एक सीएसपी का तैयार किया हुआ है, और उन सीएसपी का नाम है अमीर हसन, जो कि एफएसपी में एलोकेटेड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं एनालाइज की। एनालाइज या एनालिसिस की अगर बात की जाए तो एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस में ये होता है कि आपने किसी भी टॉपिक को खोल खोल के बयान करना होता है, ठीक है। उसको आपने डिटेल्ड उसकी एग्जामिनेशन आपने देनी होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये कश्मीर इशू आता है, ठीक है। एनालाइज द कश्मीर क्राइसिस इन इट्स एंटायरिटी एंड प्रेजेंट पॉसिबल सोल्यूशन। तो इसमें ऑब्वियसली आपने कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस देना है। कश्मीर इशू में अब तक जो भी इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, हर इवेंट को हर जाविये से, हर एंगल से आपने उसको डाइसेक्ट करना है, ठीक है, और उसको आपने उसकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन देनी है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट आपने एनालिसिस दे दिया। नेक्स्ट कमांड वर्ड इज़ आर्ग्यू। आर्ग्यू में आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली आप कोई स्टांस लेते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट के, या तो फॉर में या अगेंस्ट में, यानी कि हक में या उसके खिलाफ। और आप उसको साबित कैसे करते हैं? आप उसको साबित करते हैं थ्रू आर्गुमेंटेशन, एंड योर आर्गुमेंटेशन विल बी बैक्ड बाय स्टैट्स, फिगर्स एंड रिपोर्ट्स। नेक्स्ट कमांड वर्ड इज़ कंपेयर। कंपेयर में आपने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस नहीं करना दो टर्म्स का जो कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको दिया हो, बल्कि आपने सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है और आपने साथ साथ डिफरेंसेस भी बताने हैं, ठीक है। और क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस ही आपसे मांगे होते तो लिखा होता है क्वेश्चन में डिफरेंशिएट, ना कि कंपेयर। नेक्स्ट कमांड वर्ड इज़ क्रिटिकली। अब क्रिटिकली के साथ बाजू का 2 लफ्ज़ देखने को मिलते हैं। एक तो होता है क्रिटिकली एनालाइज और दूसरा होता है क्रिटिकली इवेलुएट। अब इसमें एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने सवाल को एक क्रिटिक की नज़र से ट्रीट करना है, ठीक है। और आपने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव क्रिटिक नहीं बनना, आपने पॉजिटिव क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है और नेगेटिव क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है। अब फॉर एग्जांपल सवाल अगर आता है क्रिटिकली एनालाइज ट्रम्प्स अफगान पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान, तो आपने करना क्या? अब आपने करना ये है
ट्रम्प अफ़गान पॉलिसी जो है, आपने उसका एक एक कंपोनेंट उठाना है, उसके आपने स्ट्रेंथ्स बतानी है, वीकनेस बताने हैं। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करने के बाद आपने एंटायरली देखते हैं कि गोया ये जो पॉलिसी है ये पाकिस्तान के हक़ में है या अगेंस्ट है, ठीक है। और आपके अगर आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा आपके आर्ग्यूमेंट्स इसको पाकिस्तान के हक़ में अगर बता रहे हैं, तो एंड पे आपने ये ज़रूर लिखना है कि इन इट्स एंटायरिटी इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान, ठीक है। और अगर वो आपके आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आप इससे मुखालिफ स्टांस भी ले सकते हैं। अगला जो कमांड वर्ड है वो है डिफ़ाइन। डिफ़ाइन में आपने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको प्रिसाइजली उसका मीनिंग बता देना है। और अगर आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में कोई ऐसा वर्ड है जो मज़ीद एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, तो 2 से 3 सेंटेंसेस में आप उसको मज़ीद एलेबोरेट कर दें, डेट्स इट। अगला जो कमांड वर्ड है वो है डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब में आपने क्या करना है कि जो भी सवाल आपको दिया हुआ है या जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसकी आपने एक एक करेक्टरिस्टिक यानी एक एक कंपोनेंट को आपने खोल खोल के बयान करना है, उसकी डिटेल अकाउंट में आपने जाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सवाल आपका दिया हुआ है डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने एक एक फंडामेंटल राइट के आपने डिटेल में जाना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसको इलेबोरेट करना है बहुत अच्छे तरीके से, और डेप्थ में जाना है इसमें। नेक्स्ट कमांड वर्ड या की वर्ड इज़ डिस्कस। अब आर्ग्यू कमांड वर्ड में तो हमने ये किया था ना कि हमने स्टेटमेंट के या तो हक में आर्गूमेंट्स दिए थे या फिर उसके ख़िलाफ़ दिए थे, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये करना है कि आपने उसके हक में भी उतने ही आर्गूमेंट्स देने हैं और उसके ख़िलाफ़ भी देने हैं, यानी कि आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना है, ठीक है। और इसमें आपने कोई एक स्टांस नहीं लेना, बल्कि आपने दोनों तरफ की बात करनी, जबकि आर्ग्यू जो कमांड वर्ड था उसमें आपने कोई एक स्टांस लेना होता है, ठीक है, और बाद में उसको लॉजिकली एंड करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना है और उसके फॉर में भी आपने आर्गूमेंट्स देने हैं और उसके अगेंस्ट भी देने हैं। फॉर एग्जांपल सवाल अगर आता है कि पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस वाज ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विल डिस्कस। अब इसमें आपने बताना है कि क्या ये जो पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो लैक ऑफ स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल विल की वजह से ही हैं या कोई और भी ऐसे अनासिर हैं जो कि एनर्जी क्राइसिस का सबब हैं। तो आपने क्या करना है, आपने लैक ऑफ स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल विल को भी डिस्कस करना है, उसके अलावा जो और अनासिर हैं आपने उनको भी डिस्कस करना है, लेकिन लास्ट में एक लॉजिकल आपने कंक्लूजन पे पहुंचना है। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई में आप क्या करते हैं, आप एक स्टांस लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सवाल है जिसमें आपसे सोल्यूशन मांगा गया है, चलें कश्मीर इशू का सोल्यूशन मांगा गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप एक स्टांस लेंगे, ठीक है, अपना सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है, वो ज़ाहिर है आपका जो बताया हुआ सोल्यूशन है वो आपका स्टांस है। देन आप उसके ऑल्टरनेटिव्स भी बताएंगे कि ये सोल्यूशन भी हो सकते हैं, यानी अपना ओपोनेंट्स का स्टांस भी बताएंगे, लेकिन आप साथ साथ उसको क्रश करते जाएंगे बारी बारी, ठीक है। अब उसका मतलब ये है कि ये ओपोनेंट्स स्टांस आपने बताया, ठीक है, और आपने ये बताया कि ये ऑल्टरनेटिव्स मेरे स्टांस के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें ये मसाइल हैं, ठीक है, और आप साथ साथ उसको नलीफाई भी करते जाएंगे और एंड पे साबित करेंगे एग्जामिनर पे कि मेरा बताया हुआ सोल्यूशन ही सबसे ज़्यादा वैलिडेटेड है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वो ही बेहतरीन रहेगा इस मसले के हल के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड वर्ड की तरफ जो कि है इवेलुएट। अब इवेलुएट में क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपके पास डिफरेंट सजेशंस हो सकते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम के। फॉर एग्जांपल अब कश्मीर का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपके सामने कोई फॉर एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में 4 हल बताया हुआ है, 4 हल बताए हुए हैं कश्मीर इशू के। तो आपने क्या करना है, आपने बारी बारी एक एक हल के सारे प्रोस बता देने हैं, कॉन्स बता देने हैं, यानी कि उसके एडवांटेजेस बता देने और उसके डिसएडवांटेजेस बता देने, ठीक है, मेरिट्स डिमेरिट्स। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इंडिविजुअली इन सब को एनालाइज करते करते एंड पे एक लॉजिकल कंक्लूजन दे देना है कि चूँकि, और एक हल को सबसे बेहतरीन करार देना है, ठीक है, जो उनमें से होगा इन एक्चुअल बेहतरीन। और आपने बताना है कि चूँकि इस सॉल्यूशन के प्रोस ज़्यादा हैं और कॉन्स कम हैं, ठीक है, और इसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, इसका रीजन को भी फ़ायदा होगा, इसका इंडिया को भी फ़ायदा होगा, यानी कि रीजन में कोई ज़ाहिर बदनज़मी नहीं होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो सॉल्यूशन है वो सबसे बेहतरीन है। तो इस तरह से आप इवेलुएट को टैकल करते हैं।
अब नेक्स्ट कीवर्ड है टू व्हाट एक्सटेंट। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी किस हद तक आपके वाटर क्राइसिस को या एनर्जी क्राइसिस को सोल्व कर सकती है। तो आपने इसमें क्या किया, आपने वो पॉलिसी पकड़ी, उसका एक एक कंपोनेंट, उसके मेरिट्स बता दिए, उसके डीमेरिट्स बता दिए, ठीक है, और एंड पे एक कंक्लूजन आपने दे दिया जो कि लॉजिकल होना चाहिए। और वो किस तरह से होगा, आपने उसमें मज़ीद अपनी कुछ सजेशंस ऐड की, ठीक है, उसके जो ऑलरेडी बने हुए की पॉइंट्स हैं आपने उसके फ़ायदे बताए, उसके नुकसानात बताए, अपनी सजेशंस दे दी, ठीक है, और एंड पे आपने कंक्लूड कर दिया कि अगर ये चीज़ें भी इसमें ऐड कर दी जाएं तो ये पॉलिसी जो करंटली इस वक्त मौजूद है, ठीक है, उसको थोड़ा सा इस तरह से रिवाइज़ कर दिया जाए उसके पॉइंट्स को, तो ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है ट्रेस। ट्रेस में आप क्या करते हैं, आप किसी भी इवेंट का सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते हैं, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू का ही अगर हम मिसाल ले लें तो उसमें आपने शुरू से लेकर उसके रूट काज बताना है, ठीक है, उसके बाद हर दिहाई में उसमें जो जो भी इवेंट्स आए हैं इंपॉर्टेंट आपने वो बताने हैं, ठीक है, उसका पाकिस्तान पर असर बताना है अगर उन्होंने सवाल में पूछा है तो, ठीक है। मतलब इसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे सवाल आता है, तो आपने शुरू से लेकर अब तक उसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स आए हैं, जो जो भी इम्पोर्टेंट लॉज इंट्रोड्यूस कराए गए हैं अमेंडमेंट्स के हवाले से, वो सब का आपने जिक्र करना है। नेक्स्ट वन इज़ प्रूफ। जैसा कि नाम से जाहिर है आप इसमें साबित करते हैं। साबित क्या करते हैं, वो कोई स्टांस हो सकता है, वो कोई स्टेटमेंट हो सकती है जो आपके सवाल में आपसे पूछी गई है, ठीक है, इसमें आप बताते हैं कि आया कि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो स्टांस है, ये दुरुस्त है या गलत है, इज़ इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब वो आप साबित कैसे करते हैं, साबित ऑब्वियसली सबूत की बिना पर किया जाता है, ठीक है, और आप एविडेंस कैसे देते हैं, आप देते हैं स्टेट्स की फॉर्म में, फैक्ट्स की फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में, रिपोर्ट्स की फॉर्म में, कोई अगर आप बुक का हवाला देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से आप उस स्टेटमेंट को एट द एंड प्रूव कर देते हैं कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट वन इज़ कमेंट। कमेंट में आपने अपना ओपिनियन देना होता है, और आपका ओपिनियन आप किस तरह से ऑब्वियसली फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टॉपिक है, द पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटम बॉम्ब कमेंट। इसमें आप ऑब्वियसली इस टॉपिक के जो आपकी नज़र में, आपके ओपिनियन में जो रीज़न्स हैं आप वो बताएंगे, फिर आपकी नज़र में जो इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं वो बताएंगे, जो इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं आप वो भी बताएंगे, और लास्ट में आप वे फॉरवर्ड भी बताएंगे। और ये सब कुछ ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय सम फैक्ट्स, फिगर्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, और इस तरह से आप अपना ओपिनियन जो है वो बिल्डअप करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ सजेस्ट। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इसमें एग्जामिनर आपसे आपकी सजेशंस मांग रहे हैं किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए, आपकी क्या कंसिड्रेशन है, आप क्या सजेस्ट करते हैं, एग्जामिनर ये जानने में इंटरेस्टेड होता है इस तरह के कीवर्ड जब वो आपसे पूछे तो। अच्छा जी, अब नीचे जो सवाल है, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इतने पार्ट में वो आपकी नॉलेज मांग रहा है। देन नेक्स्ट पार्ट में व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू एड्रेस इट, वो आपसे आपके सजेशंस मांग रहे हैं। अब सजेशंस ये नहीं कि आपने कोई ऊट पटांग सी सजेशंस दे दी, आपके सजेशंस भी लॉजिकल होनी चाहिए। और वो लॉजिकल किस तरह से होंगी, जब वो ऑब्वियसली आप किसी बुक रेफरेंसेस देंगे, जब आप कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप कोई सजेशन देंगे कि फ़लाँ मुल्क ने ये इस्तेमाल किया था और कामयाब हुआ, तो हमें भी ये मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने मुल्क में। इस तरह से आपने लॉजिकल सजेशंस देने हैं। देन एलेबरेट आता है। एलेबरेट में आपने क्या करना होता है, फर्दर डिटेल प्रोवाइड करनी होती है किसी भी चीज़ की। इसमें जो भी आपसे स्टेटमेंट आपको दी गई है क्वेश्चन में, आपने उसको खोल खोल के बयान करना होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, सी पैक इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड एंड अ रीजनल गेम चेंजर। एलेबरेट। अब इसमें क्या करना है, आपने बताना है, हालांकि उन्होंने बता दिया कि सी पैक है क्या, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ओबोर का, यानी वन बेल्ट वन रोड का। आपने बताना है कि सी पैक है क्या, और ये ओबोर कैसे है, ये उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कैसे है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, ठीक है। फिर आपने ये भी बताना है कि ये रीजनल गेम चेंजर किस तरह से है, इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, इसका चाइना को क्या फ़ायदा है, ये रीजन के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है, इसकी इम्प्लीकेशन दूसरे ममालिक पे क्या हैं, ये सब आपने खोल खोल के हर चीज़ को एलेबोरेट करना होता है इसमें। अब जहाँ पे भी एन्यूमरेट का आएगा कीवर्ड या कमांड वर्ड, वहाँ आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने किसी भी सब्जेक्ट मैटर का, यानी कि किसी भी टॉपिक का या किसी भी टर्म का आपने वन बाय वन आपने उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने HEC की बात की है कि किस तरह से HEC ने मेजर्स की हैं फॉर हायर एजुकेशन, तो आपने इसमें उसने जो भी शुरू से लेकर अब तक,
ठीक है। जो भी उसने इक़दामात उठाए हैं हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, आपने वो सब वन बाय वन इसमें बयान कर देने हैं। तो ये रहे आपके सारे कमांड वर्ड्स और कीवर्ड्स। और अगर आप अभी से ऑब्वियसली इन पर काम करना स्टार्ट करेंगे, अगर आप पेपर्स की तैयारी करें, अगर आपने 2022 में अपीयर होना है, ठीक है, या 2021 में भी अगर होना है, तो भी ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि इन अल्फाज को टेक्निकली ट्रीट किस तरह से किया जाता है। और जब आप इसका ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली जब आप पेपर देकर आएंगे और आप ऑब्वियसली इत्मीनान आपको होगा कि हाँ आपने अच्छा अटैम्प्ट किया और इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट भी आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। इन केस कि आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग CSS या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरा है c4cognition@gmail.com विदाउट स्पेस। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का मेरा नाम है C Cognition और आप फेसबुक पे भी मुझे ऐड भी कर सकते हैं और उसमें आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं रिगार्डिंग क्यूरीज। और हाई हेलो वाले मैसेजेस नहीं, जस्ट क्वेश्चन अगर आपके कोई हों तो आप ज़रूर उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। Moreover, like my page named C4 Cognition. इसके अलावा मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाली हूँ इन कमिंग डेज़, और जैसे ही मैं बनाऊंगी ग्रुप में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन अगर आप वीडियोस के नीचे कमेंट्स में कोई सवाल पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि उससे ये होगा कि जो कोई दूसरा भी आपके कमेंट्स पढ़ेगा और उसके भी माइंड में अगर वही सवाल होगा तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। एंड येस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने यूट्यूब पे जाना है और आपने C4 Cognition को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।